सर मेरे पास एक सैंपल है। हाँ तो ठीक है, एनालिसिस करना है ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्योरिटी का पता लगाना है, स्ट्रक्चर पता लगानी है, सब पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर मेरी बात तो सुन लो, मेरे पास एक सैंपल है पर उस सैंपल के अंदर आइसोटोप प्रेजेंट है सर। क्या प्रेजेंट है? आइसोटोप। और उसी आइसोटोप को मुझे आइसोलेट करना है, मतलब निकालना है। अरे यार ये तो अलग केस हो गया। चलो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम रहे। क्या सेम रहे? एटॉमिक नंबर सेम रहे और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप ऐसी स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। और भी कार्बन होते हैं, कार्बन के और भी आइसोटोप होते हैं जहां पर सभी में एटॉमिक नंबर 6 ही होता है। पर जब आप देखोगे एटॉमिक मास को, तो किसी में 13 हो जाता है, किसी में 14 हो जाता है। तो आपको ये बात पता लग गया कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर उसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आ रहा है, और ऐसी स्पीसीज को क्या कहेंगे? आइसोटोप कहेंगे। तो आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एग्जाम्पल कार्बन हो गया। चलो ठीक है, आगे बताओ क्या दिक्कत है। सर दिक्कत ये है कि मेरे पास एक सैंपल है और उस सैंपल के अंदर आइसोटोप है, और जैसा कि आपने कहा आइसोटोप वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और एटॉमिक मास जिसका डिफरेंट होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा सैंपल है, सैंपल में से इस आइसोटोप को आइसोलेट करना है, मतलब कि बाहर निकालना है, सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करें सर? स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लें? अरे सर स्पेक्ट्रोस्कोपी सुना सुना वर्ड लग रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हुआ करता था कि जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आई रिपीट, जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सैंपल पे आके गिरती थी, आपके सैंपल पर आकर गिरती थी, तो यहां पर जो भी इंटरेक्शन होता था, यहां पर जो भी इंटरेक्शन होता था, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उसी को हम कहते थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल है, जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सैंपल पे आके गिरेगी तो इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उसे कहते थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी करें? क्या यूवी करें, आईआर करें, एनएमआर करें? नहीं नहीं, आपको यहां पर क्या दे रखा है? आइसोटोप दे रखा है ना, मतलब कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास डिफरेंट है तो आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लो। तो ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब तो आप तो क्लियर है, मतलब तो आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब सैंपल पे गिरता है तो इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की स्टडी करना, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। मास का मतलब क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास। और वी कैन से मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान रखना। तो अगर आपको कोई भी सैंपल दे रखा है, सैंपल में से अगर आपको आइसोटोप को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। और यही नहीं, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, लेट सपोज आपके पास कोई एटम है, लेट सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। या फिर आप बोल लीजिए इस मॉलिक्यूल का कोई छोटा सा आपके पास फ्रेगमेंट ही क्यों ना है, फ्रेगमेंट ही क्यों ना हो। या तो आपके पास एटम है, या आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, या इस मॉलिक्यूल का, इस बड़े से मॉलिक्यूल का कोई छोटा सा फ्रेगमेंट, कोई छोटा सा टुकड़ा ही आपके पास क्यों ना हो, अगर आपको इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, अगर आपको इन सभी का एटॉमिक मास पता करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझ में आया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम मास के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में बोलूं तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इस तरह की एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि लैब में यूज करी जाती है। कब यूज करी जाती है? जब आपको सैंपल को सेपरेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ मास इज टू चार्ज रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ
मास इज टू चार्ज रेशियो, मास को लिखेंगे स्मॉल m से, चार्ज को लिखेंगे q से। जब आपको m इज टू q के बेसिस पे सेपरेशन करना हो तब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज लेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लेबोरेटरी में यूज करते हैं जब सैंपल को सेपरेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ मास इज टू चार्ज रेशियो, या फिर कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कोई भी फ्रेगमेंट या कोई भी आइसोटोप को अगर आपको सेपरेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। चलिए थ्योरी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इट इज अ एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड इन लैब वेयर वी हैव टू सेपरेट द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ मास इज टू चार्ज रेशियो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका सैंपल है, सैंपल आपका सॉलिड भी हो सकता है, सैंपल आपका लिक्विड भी हो सकता है, सैंपल आपका गैस भी हो सकता है, जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल को इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंजेक्ट कर दो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपका सैंपल है जिसको आपको सेपरेट करना है, जिसमें आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करना है, उस सैंपल को इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख दो। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका सैंपल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया। अब ये सैंपल पता है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा, फिर ये सैंपल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा, फिर ये सैंपल डिटेक्टर पे जाके गिरेगा, फिर इसका ग्राफ जो है कंप्यूटर में बनेगा, और ये जो ग्राफ में पीक्स बनेगी ना, ये पीक भी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं एट द एंड जो सेपरेशन हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ही हो रहा है। तो बहुत इजी है, जो भी आपके पास सैंपल था उसको इंजेक्ट किया आपने इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया, डिटेक्टर पे जाके गिरा, और डिटेक्टर पे गिरने के बाद कंप्यूटर में एक ग्राफ फॉर्म हुआ जहां पर डिफरेंट पीक बनी, और ये जो पीक बनी ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ही बनी। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, सैंपल कौन कौन सा होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करने पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से पास करने पे क्या होता है, डिटेक्टर पे किस तरह से गिरता है, डिटेक्टर किस तरह से डिटेक्ट करता है, ग्राफ किस तरह से बनता है, सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ आइसोटॉप। जैसा कि मैंने आपको बोला C6 C6 C6, इनका एटॉमिक मास देखो 12 13 14, तो ये है आइसोटोप का बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका कोई फ्रेगमेंट आपने बना लिया, या फिर कोई एटम है जिसका अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये किस बेसिस पे होगा, मास टू चार्ज के बेसिस पे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर दे रखा है सैंपल इनलेट, जहां पर आप क्या करेंगे, सैंपल को रखेंगे, सैंपल को प्लेस करेंगे। सपोज ये आपका सैंपल है और इस सैंपल को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये सैंपल कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, और गैस भी हो सकता है। मतलब हमारे पास सैंपल है, सैंपल तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उस सैंपल को हमने इनलेट में डाल दिया, सैंपल इनलेट में हमने डाल दिया। अब जैसे ही सैंपल को हमने अंदर डाला, सबसे पहले उसको गुजरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गन के रास्ते से। सबसे पहले रास्ते में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन गन आएगी, और नाम से पता लग रहा इलेक्ट्रॉन गन, और ये गन है तो इससे क्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो यहां से प्रोड्यूस होते हैं हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोड्यूस होते हैं, यहां से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है सर, जो भी हमारे पास सैंपल था, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसको हमने सैंपल इनलेट में डाल दिया। जैसे ही हमने सैंपल इनलेट में डाला, अभी सैंपल आगे की ओर बढ़ा, तो सबसे पहले इसको मिला इलेक्ट्रॉन गन, और नाम से पता लग रहा इलेक्ट्रॉन की गन। तो क्या शूट करेगी, इलेक्ट्रॉन को शूट करेगी, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई मेरा आइटम था, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये सपोज मेरा आइटम था, ये आइटम के बीच में न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आपको पता है, एनएमआर में भी देखी थी। एटम है, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और एटम के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। अब ये एटम जब यहां पर आया, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं एक सेकेंड। जब ये एटम यहां पर आया तो एटम का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन था ना, वो चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन ने क्या करा, उसको किक आउट कर दिया, उसको निकाल दिया। तो एटम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन था वो चला गया इन द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन प्रोसेस चैम्बर होता है, ये क्या होता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस चैम्बर।
मैं वापस बोल देता हूँ। जैसे ही आपने सैंपल इनलेट किया, सैंपल इनलेट होने के बाद सबसे पहले वो गया आयनाइजेशन प्रोसेस चैम्बर में। ये एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। तो आपका जो भी एटम था, एटम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब एटम कैसा हो जाता है, अब जो आपका एटम रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं लगी हुई है एक्सेलरेटर प्लेट, जहां पर दो तरह की प्लेट आपको दे रखी है। एक होती है पॉजिटिवली चार्ज और एक होती है पूरी नेगेटिवली चार्ज। तो दो तरह की प्लेट लगा रखी है एक्सेलरेटर प्लेट में, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। उसके आगे आपको दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी सिलेक्टर। यहां पर क्या होता है, दो तरह की प्लेट होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिक प्लेट पॉजिटिव, एक होती है इलेक्ट्रिक प्लेट नेगेटिव। और साथ ही साथ यहां पर मैग्नेटिक प्लेट्स भी होती है। क्या होती है, यहां पर मैग्नेटिक प्लेट्स भी होती है। ये जो आपका वेलोसिटी सिलेक्टर होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक प्लेट भी देखने को मिलती है और आपको मैग्नेटिक प्लेट भी देखने को मिलती है। और ये जो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, ये जो मैग्नेटिक प्लेट होती है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। सैंपल को इनलेट किया, सैंपल आया आयनाइजेशन प्रोसेस चैम्बर में, जहां पर इलेक्ट्रॉन गन से उसका आयनाइजेशन हो गया, मतलब एटम जो है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का एटम आगे बढ़ेगा, एक्सेलेरेटर के पास आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज का है तो ये नेगेटिव प्लेट पे चला जाएगा। उसके बाद आगे जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वेलोसिटी सिलेक्टर। नाम से पता लग रहा, वेलोसिटी को सिलेक्ट करने वाला। आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तक याद रखो कि यहाँ पर दो तरह की प्लेट होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल प्लेट, एक होती है मैग्नेटिक प्लेट। और ये दोनों प्लेट, इलेक्ट्रिक प्लेट और मैग्नेटिक प्लेट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पर अरेंज होती है। अब आपका जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया मैग्नेट के पास। यहाँ पर ये दो मैग्नेट्स लगी हुई है बड़ी बड़ी, इनके पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया, मैग्नेट्स के पास पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका एटम इन मैग्नेट के कांटेक्ट में आने वाला होता है तो मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है। कौन सा फोर्स अप्लाई करती है, मैग्नेट इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है। और इसकी वजह से ये जो एटम है ये डिटेक्टर पे गिरता है। कहां गिरता है, डिटेक्टर पे गिरता है। और डिटेक्टर इसके एंगल को, इसके रेडियस को कैलकुलेट करता है कि किस रेडियस से ये मुझ पे आके गिरा, किस एंगल से, किस रेडियस से ये मुझ पे आके गिरा। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और आपका ग्राफ फॉर्म होता है। देखो बहुत इजी है, इसको 2-3 बार समझोगे याद हो जाएगा। अभी सैंपल इनलेट से ये ग्राफ तक अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। बीच में क्या क्या आता है मैंने आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दिया है कि ऐसा ऐसा होता है। लेट सपोज हमारे पास कई तरह के सैंपल हो सकते हैं। हम सैंपल में अमीनो एसिड ले सकते हैं, हम सैंपल में प्रोटीन ले सकते हैं, अमीनो एसिड जैसे कि हम ग्लाइसिन ले सकते हैं। ठीक है, कई तरह के सैंपल हम ले सकते हैं। मैं आपको वाटर का एग्जांपल दे देता हूँ। किसका एग्जांपल दे देता हूँ, वाटर का एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए हमारा सैंपल कौन है, वाटर है। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारा सैंपल वाटर है और ये हमने सैंपल यहाँ पर फिल कर दिया, वाटर को यहाँ पे फिल कर दिया। अब जैसे ही सैंपल इनलेट में हमने सैंपल को फिल किया, सैंपल अब कहाँ जाने वाला है, सैंपल अब जाने वाला है आयनाइजेशन प्रोसेस चैम्बर। इस वाले चैम्बर में आपका सैंपल जाने वाला है, मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल आने वाला है। ठीक है सर, अब जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख दूं, H2O को इस तरह से लिख सकता हूं ना, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, H2O इसी तरह से लिख सकता हूं। तो जैसे ही आपका H2O आपके आयनाइजेशन चैम्बर में आता है तो यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन लगी रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन जो है यहाँ पर बम्बार्डिंग करेगी, इस तरह से बम्बार्डिंग कर रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये आके बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगी। मान लो कभी ये वाला बॉन्ड टूट गया तो बचा क्या, सिर्फ OH, है ना। मान लो कभी ये वाला बॉन्ड टूट गया तो बचा क्या, सिर्फ H। मतलब कि अलग अलग तरह से आयंस बनेंगे, H+ बनेगा, OH+ बनेगा, O+ बनेगा, H2O+ बनेगा। 4 तरह के पॉसिबल फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बनेंगे, H+, OH+, O+, H2O+। देखो अगर ये दोनों टूट गया तो O रह गया, सिर्फ ये टूटा तो H अलग हो गया, OH अलग हो गया। तो H बनेगा, OH बनेगा, O बनेगा, H2O+ बनेगा। 4 तरह के फ्रेगमेंट बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल के जब कभी वो इलेक्ट्रॉन गन के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो सैंपल था वाटर, वाटर जो है इलेक्ट्रॉन गन के कांटेक्ट में आया, उसके फ्रेगमेंट बने, आयंस बने, 4 तरह के आयंस बने। कितने तरह के आयंस बने, 4 तरह के आयंस बने, सारे ही पॉजिटिव बने। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर ये आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ये आपका एटम था,
ये बीचों बीच, बेचारी सीरी, ये बीचों बीच न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेट हो रहा था। तो हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन आई, इलेक्ट्रॉन गन ने ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया। इतना सा काम होता है कि इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हो गया, देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में से नॉकआउट हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, अब एटम जो है पॉजिटिव चार्ज करेगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे, जितने भी एटम बनेंगे, वो सारे पॉजिटिव बनेंगे, H प्लस, OH प्लस, O प्लस, H2O प्लस, ठीक है। पहली स्टेप क्लियर हो गई। हमारा सैंपल है वाटर, वाटर आगे गया और उसके 4 तरह के फ्रेगमेंट बन गए, H प्लस, OH प्लस, O प्लस और H2O प्लस। डन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखी है एक्सेलरेटर प्लेट, यही आपको दिखाई थी मैंने। जब आप डायग्राम को और अच्छे से देखोगे तो आयनाइजेशन चैम्बर के बाद आपको क्या दिखाया था मैंने, एक्सेलरेटर प्लेट ही दिखाई थी। सो दिस इज योर एक्सेलरेटर प्लेट। नेक्स्ट आ गई आपकी एक्सेलरेटर प्लेट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन बने थे, चाहे वो बना H प्लस, चाहे वो बना OH प्लस, चाहे वो बना H2O प्लस, है ना, या फिर आपका H हो गया, OH हो गया, O प्लस, मतलब इस तरह के जितने भी आपके आयन बने, 4 तरह के आयन बने, वो सारे आयन अब कहाँ जाएंगे, एक्सेलरेटर प्लेट पे जाएंगे। और सारे ही कैसे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो कौन सी की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ भागो 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 भागेंगे ये, ठीक है। और नाम से पता लग रहा है एक्सेलरेटर, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेलरेशन कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, आगे की ओर पुश कर देगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी सिलेक्टर। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट भी लगी होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक प्लेट भी लगी होती है, और ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगी होती है। कैसे लगी होती है, परपेंडिकुलर लगी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है और यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, मतलब कि ये आपकी इलेक्ट्रिक प्लेट है, ये पॉजिटिव वाली है, नेगेटिव वाली है, ठीक है। अब देखो आपके सारे आयन कैसे हैं, आपके सारे आयन पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर, मतलब कि ये वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगा। अब ध्यान से सुनना, जो भी पॉजिटिव चार्ज थे वो फटाफट फटाफट कुछ तो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ धीरे 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 निकलने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्पीड होनी चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में निकल रहा है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में निकल के डिटेक्टर पे गिर रहा है, तो वो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। और अगर मान लीजिए कोई बहुत ही धीरे 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 निकल रहा है तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है या स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर ये डिटेक्टर को हिट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है या स्पीड बहुत कम है तो भी डिटेक्टर पे हिट करने के बाद हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा स्पीड कैसी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। वेलोसिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी का मॉलिक्यूल ही आगे बढ़ेगा। सर एक बात बताइए, ये जो तेज स्पीड से आ रहा था, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज था वो तेज स्पीड से आ रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे 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 आ रहा था, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, वो यहाँ पर कहाँ अटक गए, ऐसा कहाँ अटक गए वो। और ये जो बीच वाला जो बिल्कुल आराम आराम से, मतलब कि अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से, स्पेसिफिक स्पीड से चल रहा था, वो पहुंच गया, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाइयों ध्यान से सुनना, ये आपका वेलोसिटी सिलेक्टर है, दिस इज योर वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज जैसे कि आपका H प्लस हो गया था, OH प्लस था, आपका O प्लस था, आपका H2O प्लस था, 4 तरह के आयन बने थे वाटर मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन प्रोसेस से। फिर उसके बाद ये जो है एक्सेलरेटर प्लेट से नेगेटिव वाले से आगे एक्सेलरेट करे और आगे बढ़े, वेलोसिटी सिलेक्टर में आए। अब कुछ जो बहुत ही जल्दी में निकलना चाहते हैं वो भी बेकार है, कुछ जो बहुत धीरे 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 निकलना चाहते हैं वो भी बेकार है। तो सक्सेस कौन है, जो कि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से चले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक प्लेट है और जो मैग्नेटिक प्लेट है वो एक दूसरे के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपका वेलोसिटी सिलेक्टर है ना, ये जो आपका वेलोसिटी सिलेक्टर है जहां पर इलेक्ट्रिक प्लेट भी है मैग्नेटिक प्लेट भी है, ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर स्ट्रेंथ के। जैसे मैं 5 गुना ताकतवर हूं तो वो भी 5 गुना ताकतवर है, तो ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं। तो इन दोनों को यहां पर बराबर करके दिखा दिया। Fm का मतलब कि आपका मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक प्लेट,
और एफ वी का मतलब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं आपके वेलोसिटी सिलेक्टर में। तो हमने बराबर करके दिखा दिया कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ई। एफ ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वी बी। और आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला होता है क्यू ई। आई रिपीट, हमारा जो वेलोसिटी सिलेक्टर था, वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक प्लेट भी थी, मैग्नेटिक प्लेट भी थी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, साथ ही साथ ये दोनों जो है आपस में बराबर हुआ करती थी, इसलिए लिख दिया एफ एम इज इक्वल टू एफ ई। एफ एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम का मतलब क्यू वी बी, एफ ई का मतलब क्यू ई। ठीक है, अब देखो क्यू का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, और बी का मतलब क्या है, बोला करो मेरे साथ तभी याद होगा। एफ का मतलब चार्ज हो गया, वी का मतलब वेलोसिटी हो गया, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यहां पर भी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज ही होगा। और ई का मतलब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई? हमने इनको बराबर क्यों रखा है आपको क्लियर हो गया, क्योंकि वेलोसिटी सिलेक्टर में ये दोनों बराबर ही थे। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं एफ एम की, तो एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी, है ना। तो चलो मैंने लिख लिया एफ एम मतलब कि क्यू वी बी। और v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसकी होगी, उस एटम की होगी, उस पॉजिटिव चार्ज एटम की होगी। जैसे मान लीजिए O प्लस की हो सकती है, OH प्लस की हो सकती है, H प्लस की हो सकती है, H2O प्लस की हो सकती है। जो भी पॉजिटिव चार्ज एटम है उसकी वेलोसिटी की बात यहाँ पर हो रही है। अगर उस एटम की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मैंने बोला ना वेलोसिटी सिलेक्टर में से अगर वो तेजी से निकल रहा है, अगर उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, मतलब उस पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तरीके से वो निकल रहा है स्पीड से, तो उसके ऊपर क्या ज़्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, और वो यहीं अटक जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। तो जो भी पार्टिकल तेज निकलने की कोशिश करेगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा और वो वहीं अटक जाएगा। ठीक है, और जो पार्टिकल बिल्कुल आराम आराम से, अमूल माचो बड़े आराम से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा तो दूसरा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। सीधी सी बात है। मैं आपको वापस बोल देता हूँ, देखो भाई इतनी सी बात है, ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर है ना, इसमें से सिर्फ वही मॉलिक्यूल निकलेगा जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। अगर कोई तेज भागने की कोशिश करेगा तो उसको मैग्नेटिक फोर्स रोक लेगा। अगर कोई धीरे 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 जाने की कोशिश करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स रोक लेगा। इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, देखो पढ़ लो। सो ओनली अ स्पेसिफिक वेलोसिटी मॉलिक्यूल ओनली क्रॉस द वेलोसिटी सिलेक्टर। हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ चले जाएंगे और लो वेलोसिटी के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ चले जाएंगे। अगर किसी की वेलोसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स उसे रोक लेगा, किसी की वेलोसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसे रोक लेगा। क्लियर? ठीक है सर। बड़ी मुश्किल से हम वेलोसिटी सिलेक्टर को पास करते हुए आगे बढ़े। अब चलो देखते हैं कि जब हमने सैंपल को डाला, आयनाइजेशन कराया, एक्सेलेरेटर से हुए, वेलोसिटी सिलेक्टर से आगे बढ़े, तो अब क्या आएगा रास्ते में, अब आएगा मैग्नेट। अब आएंगे बड़े बड़े मैग्नेट। क्या आएंगे, बड़े बड़े मैग्नेट आएंगे अब। तो चलो देखते हैं। अब मान लीजिए वो जो पॉजिटिव चार्ज था जो कि कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा था वो आगे आया, और वो आया बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में। कहाँ पर आया, बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में आया। तो अगर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, बोलेगा यार मैं तो इतू सा पॉजिटिव चार्ज हूँ, है ना। आपको अगर मैंने एनएमआर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, पर बहुत ही ज्यादा स्मॉल मैग्नेट की तरह, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा पॉजिटिव चार्ज है। और ये बड़े बड़े मैग्नेट है, ये क्या है, बड़े बड़े मैग्नेट। तो ये जो छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको तो धक्का देके यहीं गिरा देंगे कि चल नीचे गिर, है ना। और कोई बड़ा मैग्नेट आ गया, मतलब कोई बड़ा OH पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो थोड़ा आगे जाके नीचे गिरेगा। तो मतलब जो पहले गिरेंगे वो स्मॉल होंगे और जो बाद में गिरेंगे वो लार्ज होंगे। स्मॉल पहले क्यों गिर गए, क्योंकि वो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, छोटा सा मैग्नेट है, उसका क्या बड़े मैग्नेट के आगे चलेगा। और ये थोड़ा पीछे क्यों गिरे, क्योंकि उससे थोड़ा बड़े थे। ठीक है, अब जब कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नेट के पास आएंगे तो मैग्नेट इन पे क्या लगाता था, मैग्नेट इन पे लगाता था सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगाता था, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता था। मैंने आपको शुरू में भी बोला था। और ये जो स्मॉल और लार्ज वाली बात है ना, लिखी हुई है मैंने कि स्मॉल साइज एटम शॉर्ट कर्व बनाएंगे। आप देखो स्मॉल साइज का एटम है तो यहीं गिर जाएगा, पर जो लार्ज साइज का एटम है वो लॉन्ग कर्व बनाएंगे, लार्ज कर्व बनाएंगे। ये देखो लार्ज साइज का था, बड़ा बनाया इसने, यहां तक आया ये। ठीक है, अब देखो, अब ये गिरेंगे किस पे, ये गिरेंगे डिटेक्टर पे।
किस पे गिरते हैं? ये डिटेक्टर पे गिरते हैं। और मैंने आपको बोला कि डिटेक्टर क्या करेगा? रेडियस को डिटेक्ट करेगा। किसको डिटेक्ट करेगा? रेडियस को, कि किस एंगल से ये मुझ पे गिरे, क्या रेडियस है इनकी, उसको डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर। क्लियर हुआ? तो हमने ये बोला कि यहाँ पर लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबर करके दिखाया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के आपने बराबर रख दिया। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब था QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं आपको मतलब बता देता हूं, mv²/r। क्या होता है? mv²/r। तो यहाँ पर आपका v से v कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? QB इज इक्वल टू mv/r, यही बचेगा। और अगर मैं r निकालूं तो r इज इक्वल टू mv/QB, यही होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो डिटेक्टर था लास्ट में, वो डिटेक्टर क्या कर रहा था? रेडियस को डिटेक्ट कर रहा था। डिटेक्टर डिटेक्ट द रेडियस एट विच एटम फॉल, कि एटम मेरे ऊपर किस रेडियस से गिर रहा है, उसको कौन डिटेक्ट कर रहा था? डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था। तो आप देखो कि यहाँ पर ये रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है या नहीं, चार्ज है या नहीं। तो बस हो गया ना प्रूफ कि हमने यहाँ पर मास इस टू चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन किया, और लास्ट में रेडियस के बेसिस पे ही डिटेक्शन होगा। क्लियर हुआ? ये इस तरह से होता है बहुत इजी, है बहुत इजी, बस समझने आने वाली बात है। एक बार समझ में आया फिर तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। अब देखो लास्ट में ग्राफ कैसे फॉर्म होगा। ग्राफ हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? मास इस टू चार्ज लिया है। क्या लिया है एक्स एक्सिस पे? मास इस टू चार्ज, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? सेपरेशन कर रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस पे हमने लिया है रिलेटिव अबंडेंस। क्या लिया है बच्चों? रिलेटिव अबंडेंस। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। हमारे पास कितने आयन थे सर? 4। एक तो था H+, एक था OH+, एक था O+, एक था H2O+। अगर इसका मोलिकुलर वेट देखूं तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, पर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 1 × 2 मतलब कि 2, और 16 मतलब कि टोटल हो गया 18। अगर मैं ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट देखूं 16, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 16, और एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट एक ही होता है, तो 16 और एक 17। यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट सिर्फ 1। तो आप देखो क्या क्या वैल्यू आई? 1 आया, 17 आया, 16 आया और 18 आया। 1 आया, 17 आया, 16 आया और 18 आया। इस बेसिस पे हमने मास इस टू चार्ज के बेसिस पे रखा। तो जो भी मास था उसके बेसिस पे यहाँ पे पीक बनी। आप देखो 18, अब 18 H2O ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 1 2, और 16 × 1, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है तो 16, और 16 और 2 18। तो ऑक्सीजन कहाँ पर है? आपके H2O वाला 18 पे है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहां पर मास इस टू चार्ज के बेसिस पे आपने सेपरेशन तो कर दिया। अब यहां पर आपको सबसे बड़ी पीक किसकी दिख रही है? सर सबसे बड़ी पीक तो ये OH की है। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ी पीक तो ये OH की है, सबसे ऊपर यही जा रहा है OH। तो OH जो है आपके सैंपल में बहुत ज्यादा था। OH इज मोर अबंडेंट इन सैंपल। जो भी हमारा सैंपल था ना, वाटर का मोलिक्यूल था हमारे पास, है ना, उस वाटर के मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा आयन बना है वो बना है आपका OH+ का, क्योंकि यही आपका सबसे ऊपर है, यही आपका अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस, अबंडेंस किसकी ज्यादा होगी? OH+ की सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हुआ आपको? ये इस तरह से आपको निकालना होता है। क्लियर? चलिए, ये पूरा डायग्राम आपको दे रखा है। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है, फिर यहाँ पर आपको वेपराइजर मतलब कि वही इलेक्ट्रॉन बीम पास कराएंगे, सैंपल मॉलिक्यूल है, फिर एक्सेलरेटेड है, फिर आपकी मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर आपका डिटेक्टर है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सारी थ्योरी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि देखो भैया, आयनाइजेशन आप कराते हो? आप बोलेंगे हाँ सर हम कराते हैं, हमें पता है सर कि जैसे मान लीजिए वाटर, अगर आपका सैंपल है, जैसे आपका सैंपल वाटर है, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन बीम के पास ही जाता था जहां पर उसका आयनाइजेशन होता था, तभी तो ये वाटर टूटा था। H+ में, H2O+ में, O+ में, OH+ में, तभी तो टूटा था ये, है ना। तो आयनाइजेशन जरूरी है। अब मैं आपको बोलूं कि सैंपल कोई सा भी हो सकता है। हाँ सर, आपने बोला कि सैंपल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि सैंपल कौन सा है। आई रिपीट, डिपेंड करता है कि सैंपल कौन सा है, उसी बेसिस पे हम आयनाइजेशन प्रोसेस चूज करते हैं कि किस आयनाइजेशन प्रोसेस से हमें ये काम करवाना है।
तो डिपेंड करता है कि हमारे पास सैंपल कौन सा है। हो सकता है पोलर हो सकता है नॉन पोलर हो सकता है गैसियस हो सकता है सॉलिड हो। तो किस तरह का आपके पास सैंपल है उसी तरह का आपको आयनाइजेशन प्रोसेस लेना होता है। तो आपके सिलेबस में आपको कई तरह के आयनाइजेशन प्रोसेस दे रखे हैं। देखो लिखा भी है, आयनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनटू चार्ज आयन। जो न्यूट्रल एटम था उसको हमने पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो मास स्पेक्ट्रोमीटर में गया। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक होती है। डिफरेंट टेक्निक आर यूज टू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सैंपल। अलग अलग टेक्निक होती है आयनाइजेशन की, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सैंपल लिया है, सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, गैस लिया, कौन सा सैंपल आपने लिया, उस बेसिस पे अलग अलग आयनाइजेशन की प्रोसेसेस होती है। अगर आपका सैंपल वोलेटाइल है तो अलग, नॉन वोलेटाइल, पोलर, नॉन पोलर, थर्मली स्टेबल, थर्मली अनस्टेबल, लार्ज बायोमोलिक्यूल, किस तरह का आपका सैंपल है, पोलर है, नॉन पोलर है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, बायोमोलिक्यूल बड़ा है या छोटा है, मतलब कि किसी भी तरह का आपका सैंपल हो तो उस बेसिस पे आपके आयनाइजेशन टेक्निक्स जो है अलग अलग हो जाती है। जैसे कि सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। अब नाम से पता लग रहा इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट, सबसे पहले हमने यही कराया था ना, इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट कराया था, मतलब कि हमने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई थी। इलेक्ट्रॉन की जब हमने बम्बार्डिंग कराई थी तो हमारा जो एटम था, एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन चला गया था और ये एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया था। तो वही लिखा है, अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूजुअली 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डायरेक्टेड एट गैसियस सैंपल मॉलिक्यूल। जब भी हमारे पास कोई गैसियस सैंपल होगा और अगर हमें उसका आयनाइजेशन कराना होगा तो उसके ऊपर हम हाई बीम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। उनकी एनर्जी कितनी होगी, अप्रोक्स 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी का ट्रांसफर करता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन है। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के आयनाइजेशन टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक क्या है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करा दोगे, और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग किस स्पीड से कराओगे, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से कराओगे। और यहां पर आपका सैंपल कैसा होगा, गैसियस सैंपल होगा। अब देखो क्या होता है कि अगर आपका सैंपल गैसियस है और आपने बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन गिराए, बहुत ही तेजी से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिराए ताकि ये आयोनाइज हो जाए, तो आयोनाइज होने के साथ साथ इस बेचारे सैंपल का फ्रेगमेंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, फ्रेगमेंट भी हो जाता है, टूट जाता है सैंपल। दिस फ्रेगमेंटेशन गिव ए यूनिक फिंगरप्रिंट पैटर्न यूजफुल फॉर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो टूटेगा ना, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। ठीक है, तो जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है ना, उससे कंपेयर किया गया है ये। फिर एप्लीकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सब का अगर हमें करना है आयनाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन की मदद लेंगे। या फिर आपकी जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती थी, देखो हमारा सैंपल गैसियस ही होना चाहिए तो गैस क्रोमेटोग्राफी में तो काम आएगा ही, सही है। फिर उसके बाद होता है केमिकल आयनाइजेशन। यहाँ पर आप सैंपल को, जो भी आपका सैंपल है उसके ऊपर सीधा आयनाइजेशन नहीं कराओगे। आई रिपीट, द सैंपल इज नॉट आयनाइज डायरेक्टली। आप क्या करोगे, यहां से एक रिएजेंट लोगे, जो भी उसको रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए चाहिए रिएजेंट। जैसे मान लीजिए मीथेन लिया मैंने, क्या लिया मैंने, मीथेन लिया, तो यहां से आप रिएजेंट लोगे, उस रिएजेंट को आयोनाइज कराओगे। ये जो आपका केमिकल आयनाइजेशन है, मैं वापस बोल देता हूं, केमिकल आयनाइजेशन में आप सैंपल पे डायरेक्ट आयनाइजेशन नहीं करते हैं। सैंपल में से आप रिएजेंट लेते हैं, जैसे कि आपने मीथेन लिया, उस रिएजेंट का आप आयोनाइजेशन करते हैं और उसका आयोनाइजेशन करने के बाद उस आयनाइज्ड रिएजेंट को आप वापस सैंपल में डाल देते हैं। और सैंपल में डालने के बाद पता है क्या होगा, ये देखो, ये आपने रिएजेंट लिया था, ये रिएजेंट का आपने आयोनाइज फॉर्म बना दिया। ठीक है, आपने रिएजेंट लिया, उसका आयोनाइज फॉर्म बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आयोनाइज फॉर्म है रिएजेंट का, इसको आपने सैंपल में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया, सैंपल में डाल दिया। तो अब सैंपल खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा हम आयनाइजेशन नहीं कराते, इसका रिएजेंट लेते हैं, उसका आयनाइजेशन कराते हैं, फिर उस आयनाइज रिएजेंट को हम वापस सैंपल में डाल देते हैं और सैंपल में डालने के बाद वो अपना काम कर देता है। ये जो होता है सॉफ्टर होता है। ऑब्वियसली हम डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग नहीं करा रहे, तो सॉफ्टर देन EI, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन है उससे ये सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर फ्रेगमेंट भी नहीं बनेंगे, बहुत ही कम फ्रेगमेंट बनेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीका है। हम डायरेक्ट यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं डाल रहे, हम यहाँ का रिएजेंट निकाल रहे, उस रिएजेंट का आयनाइजेशन कर रहे, फिर उस आयनाइज रिएजेंट को हम वापस सैंपल में डाल रहे, तब जाके सैंपल में आयनाइजेशन होता है।
तो यहाँ पर किसी भी तरह के फ्रेगमेंट बनने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर क्लियर पिक्स बनती है, ठीक है, जिससे आप आसानी से मॉलिक्यूलर वेट का पता लगा सकते हैं। एप्लीकेशंस पे बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर इंटैक्ट मॉलिक्यूलर आयन इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आप यूज कीजिए केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फील्ड आयनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है खींचा चला आएगा, धक्के धक्के उसको बाहर निकाल दोगे आप, ठीक है। प्रोड्यूस वेरी लिटिल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन बहुत कम बनता है। देखो फील्ड में भी फ्रेगमेंटेशन कम बन रहा है, केमिकल में भी फ्रेगमेंटेशन कम बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट में ही फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा बन रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। ये सारे हम क्या देख रहे हैं, आयनाइजेशन के तरीके देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा फील्ड, उससे पहले हमने देखा केमिकल, उससे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयनाइजेशन। अब फोर्थ वन हम देखने वाले हैं जिसका नाम है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका सैंपल है ना, उस सैंपल के ऊपर आपको बम्बार्डमेंट करा देनी है आर्गन की या फिर जेनोन की, क्योंकि ये जो दोनों गैस है, आर्गन है जेनोन है, ये दोनों न्यूट्रल है। किस तरह के एटम है, न्यूट्रल एटम है, क्योंकि आपको पता है कि ये इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, आपस में अपने आप में स्टेबल होते हैं, और इसकी बम्बार्डिंग आपको कहाँ पे करा देनी है, सैंपल पे करा देनी है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो द सैंपल इज डिजोल्व इन ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड। सबसे पहले आपने क्या करा, जो भी आपका सैंपल था उसको कहाँ पे डिजोल्व कर दिया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स में डिजोल्व कर दिया, जैसे कि ग्लिसरॉल। तो जो भी सैंपल था उस सैंपल को कहाँ डिसॉल्व कर दिया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स जैसे कि ग्लिसरॉल। उसके बाद आप यहाँ पर हाई एनर्जी के न्यूट्रल एटम बम्बार्ड कराओगे, और जैसे ही आप ऐसा कराओगे तो यहाँ पर इस सैंपल का आयनाइजेशन होगा। तो बस इतना सा करना है, जो भी आपका सैंपल था उस सैंपल को आपने कहाँ पे डिसॉल्व कर दिया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स जैसे कि ग्लिसरॉल में डिसॉल्व कर दिया, फिर उसके ऊपर आर्गन और जेनोन की बम्बार्डिंग करा दी ताकि आपके सैंपल का आयनाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब वही सब बातें हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव आयन्स भी बनते हैं। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में अकर है, मतलब कि आप देखो सिर्फ वो जो इलेक्ट्रॉन वाले में था ना, उसी में ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हो रही थी, बाकी सब में लेस लेस है। और ये पोलर को, नॉन वोलेटाइल को, थर्मली अनस्टेबल को, सबके लिए बढ़िया है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, MALDI। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका सैंपल है उस सैंपल को लो और उस सैंपल को आप डाल दो मैट्रिक्स में। दिस इज योर मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स सॉल्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये सॉल्यूशन है। तो आपका जो भी सैंपल है जिसको आपको आइसोलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, उस सैंपल को आप डाल दो मैट्रिक्स में। कहाँ पे डालोगे बच्चों, मैट्रिक्स में। किसकी मैट्रिक्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैट्रिक्स में डाल दो। फिर उसके बाद यहाँ से लेजर लाइट निकलवाओ। क्या निकलवाओगे, लेजर लाइट। तो आपने क्या करा, सबसे पहले मैट्रिक्स में डाल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दिया आपका जो भी सैंपल था। उसके बाद वहां पर लेजर लाइट को पास कराया। जैसे आप लेजर लाइट को पास कराओगे, ये जो सैंपल है ये गैस फेज में कन्वर्ट होके एवापोरेट होने लग जाएगा। आप देखो ये सैंपल उड़ रहा है, उड़ता फिर ये दिल, तो सैंपल भी उड़ता फिर रहा है, ठीक है, ऐसे होता है, हो जाएगा। तो ये बहुत आसान आसान तरीके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि हाँ भाई सैंपल को मैट्रिक्स में मिक्स कर दिया, लेजर लाइट पास करा दी, सैंपल जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बस आयनाइजेशन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये होता है लिक्विड सैंपल में। कहाँ पर होता है बच्चों, लिक्विड सैंपल में। आपके पास होना चाहिए एक कैपिलरी नीडल और एक, उसे बोलेंगे फाइन, बहुत ही छोटा कैपिलरी नीडल होना चाहिए। तो आपके पास जो भी लिक्विड सैंपल होता है उस लिक्विड सैंपल को आप एक फाइन कैपिलरी नीडल से पास कराएंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हाई रखना है आपको। कैसा वोल्टेज रखना है, हाई वोल्टेज रखना है। तो जो भी आपका लिक्विड सैंपल है, जब आप उसे फाइन कैपिलरी नीडल से पास कराएंगे, आपका वोल्टेज हाई होना चाहिए। तो फाइनली स्प्रे बनेगा आपका। क्या बनेगा, स्प्रे बनेगा टाइनी ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। आपका जो सैंपल है उसका स्प्रे बन जाएगा। बस फिर क्या करना है, एवापोरेशन होगा और आयन का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पर लिखा है
दिस प्रोड्यूस ए स्प्रे ऑफ टाइनी चार्ज ड्रॉपलेट एज द सॉल्वेंट एवापोरेट आयंस आर रिलीज इनटू गैस फेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड सैंपल लेना, कैपिलरी नीडल, फाइन कैपिलरी नीडल लेना, हाई वोल्टेज अप्लाई करना, स्प्रे बनेगा, स्प्रे के बाद गैस बनेगी, गैस बनने के बाद आयंस बन जाएंगे। फिर इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये मल्टीपल चार्ज आयन बना सकता है। ठीक है, और मतलब कि अलग अलग चार्ज आयन बना सकता है, जैसे कि H प्लस, OH प्लस, O प्लस, वो जो बने थे ना वैसे। वेरी जेंटल, वर्क विथ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर लिक्विड सैंपल लिया है तो किसके साथ काम करेगा, ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ ही काम करेगा। ये प्रोटीन का, पेप्टाइड का, न्यूक्लिक एसिड का और इन सब का डिटर्मिनेशन करना है तो काम आ सकता है आपके लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगा। फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो ये वाली मेथड काम आएगी। तो इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आयनाइजेशन ही है बस। यहाँ पर आपको सैंपल को, लिक्विड सैंपल को टाइनी कैपिलरी नीडल से, और वी कैन से फाइन कैपिलरी नीडल से पास कराना है, हाई वोल्टेज रखना है। आपका जो सैंपल है उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे स्प्रे फॉर्म में बन जाएंगे, फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको लास्ट दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन। आई होप ये लास्ट नहीं था। ओके, अभी तो और है। आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपका लिक्विड सैंपल है वो लिक्विड सैंपल को वेपराइज करवाना है हाई टेम्परेचर पे। द लिक्विड सैंपल इज वेपराइज्ड एट हाई टेम्परेचर देन आयोनाइज्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो सबसे पहले जो भी आपका सैंपल है, ये आपका लिक्विड सैंपल है, ये आपका लिक्विड सैंपल है। इस लिक्विड सैंपल को हीट करो। इस लिक्विड सैंपल को जैसे ही आप हीट करोगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, इसकी वेपर्स बनेंगी। क्या बनेंगी, इसकी वेपर्स बनेंगी। ठीक है, फिर उन वेपर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कौन सा प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक निडल की मदद लेनी है, जिस निडल का नाम है कोरोना डिस्चार्ज निडल। क्या नाम है, कोरोना डिस्चार्ज निडल। उस निडल की मदद लेके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको यहाँ पर इसको आयोनाइज करना होता है। इतना सा काम है। तो मतलब लिक्विड सैंपल लिया, हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, वेपर बनाई, वेपर को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोरोना डिस्चार्ज निडल की मदद से क्या करा, आयोनाइज कर लिया। क्लियर, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है। जैसे किसी में मैट्रिक्स में मिक्स करना, फिर हीट करना, किसी में फाइन नीडल से पास कराना, किसी में क्या कराना। अब लास्ट आपको दे रखा है, आई होप ये लास्ट ही है, हाँ थैंक गॉड, लास्ट आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनाइजेशन, जिसको बोलेंगे एपीपीआई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपके पास एक यूवी लैंप होना चाहिए जो कि फोटोन को इमिट करेगा। ये जो इमिट कर रहा है फोटोन, इसी की वजह से जो भी आपके एनालाइट के मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हो जाते हैं। तो जो भी आपका यूवी लैंप है, वो यूवी लैंप जब फोटोन को एमिट करेगा तो फोटोन के एमिशन से ही आपके एनालाइट, मतलब आपके सैंपल के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको थ्योरी दे रखी है, अ यूवी लैंप एमिट्स फोटोन दैट आयोनाइज एनालाइट मॉलिक्यूल। वही लिखा है कि यूवी लैंप क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा, जिसकी वजह से आयोनाइज हो जाएगा एनालाइट का मॉलिक्यूल। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली होगा। डोपेंट का यूज आप कर सकते हैं। डोपेंट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डिजायर्ड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करने में मदद करे। सेमीकंडक्टर वगैरह में ये काम लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है यहां तक? चलिए, तो ये सारी आयनाइजेशन टेक्निक है, जैसे कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनाइजेशन है जहां पर यूवी लैंप का यूज किया। उससे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन है जहां पर आपने हाई टेम्परेचर पे वेपराइज किया, फिर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोरोना डिस्चार्ज निडल की वजह से उससे आयनाइजेशन किया। उससे पहले था आपका इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन जहाँ पर आपने लिक्विड सैंपल को कैपिलरी निडल से पास करा के टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाए स्प्रे की फॉर्म में। उससे पहले था लेजर वाला, है ना। उससे पहले था आपका फास्ट एटम बम्बार्डमेंट वाला। उससे पहले था आपका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वाला, केमिकल आयनाइजेशन वाला, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन वाला। ये सभी आयनाइजेशन के तरीके हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन थे। और ये अलग अलग तरीके कब यूज लेने हैं, जब आपका सैंपल भी अलग अलग हो। ठीक है, अब आपको दे रखा है एनालाइजर ऑफ क्वाड पोल, या फिर आप बोल सकते हैं क्वाड पोल मास एनालाइजर। तो ये जो क्वाड पोल होता है, ये जो क्वाड पोल एनालाइजर है, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो हमें सेपरेशन करना है, यस और नो। तो ये भी तो मास एनालाइजर है कि नहीं। तो यहाँ पर वही लिखा है, द क्वाड पोल एनालाइजर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज मास एनालाइजर इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपसे कोई बोले कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा मोस्ट कॉमन मास एनालाइजर होता है, तो वो होता है आपका क्वाड पोल। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही है,
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा मोस्ट कॉमन मास को एनालाइज करने के लिए होता है, मोस्टली मास को एनालाइज करने के लिए कौन सा होता है, उसका नाम है क्वाड पोल। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी किसके बेसिस पे सेपरेशन करेगा, मास इस टू चार्ज के बेसिस पे ये सेपरेशन करेगा। कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो 4 इसकी पेलर मेटल रोड होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 4, 1 2 3 4, ये 4 इसकी पेलर क्या होती है, मेटल रोड होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं आयन आया तो जो रेजोनेंट है वो तो निकल गया डिटेक्टर से, जो नॉन रेजोनेंस वाला रह गया वो यहीं रह जाता है। ये ध्यान रखना, जो रेजोनेंस करेगा आयन वो तो निकल जाएगा यहाँ से, और जो नॉन रेजोनेटिंग है वो यहीं फंस के रह जाता है। ये एंट्री स्लिट है आपकी, ये एग्जिट स्लिट है आपकी, ये क्वाड पोल रोड्स है आपके, यहाँ पे डिटेक्टर लगा है, यहाँ से आयन आ रहा है। सिंपल है, आयन आ रहा है, एग्जिट से एग्जिट होगा, डिटेक्टर पे गिरेगा, क्वाड पोल रोड्स लगी हुई है, जो रेजोनेंस करेगा वो निकलेगा, जो नहीं करेगा वो यहीं रह जाएगा, डिटेक्ट भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि 4 रोड आपने लगा रखी है मेटल की। ठीक है, अपोजिट रोड आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, और रोड जो है ना इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। 2 टाइप ऑफ वोल्टेज आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली, और ये जो आपका क्वाड पोल है, ये जो आपका एनालाइजर है, मास एनालाइजर, यहाँ पर 2 तरह का वोल्टेज एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई किया जाता है। एक का नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज, एक का नाम है डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको इतना इतना याद रखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो ये डायग्राम याद कर लो कि 4 पैरेलल आपको इस तरह से रोड दिखानी है, एक आपको एग्जिट स्लिट दिखाना है, आपको सोर्स स्लिट दिखाना है, एक आपको आयन दिखाना है, एक आपको बोलना है कि जो रेजोनेंट आयन है वो डिटेक्ट होता है, जो नॉन रेजोनेंट है वो डिटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपको डिटेक्टर दिखा देना है, ये एग्जिट स्लिट है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि 4 पैरेलल मेटल रोड है, ठीक है, और ये अपोजिटली कनेक्ट होती है, और यहाँ पर साइमल्टेनियसली आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी और डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को, और यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो मास इस टू चार्ज के बेसिस पे ही होता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज मास एनालाइजर होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वही आयन एंटर हुआ, ठीक है, आपने क्या करा, आरएफ और डीसी वोल्टेज को अप्लाई किया रोड्स में साइमल्टेनियसली, वही मैंने बोला ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी और डायरेक्ट करंट वाले वोल्टेज को अप्लाई किया आपने साइमल्टेनियसली। तो जैसे आयन एंटर हुआ, आपने दोनों वोल्टेज को अप्लाई किया साइमल्टेनियसली, फिर आयन ने मोशन किया, ठीक है, मास इस टू चार्ज के बेसिस पे उन्होंने मोशन किया। डिपेंडिंग ऑन देयर मास इस टू चार्ज रेशियो, ions either travel in a stable path through the roads or get deflected and collide with the road। या तो देखो, या तो क्या होगा कि वो अपने पाथ पे कंटिन्यू रहेगा और निकल जाएगा, या फिर वो इधर उधर कोलाइड होके रुक जाएगा। दोनों बातें बोली गई है, ठीक है। बाय ग्रेजुअली चेंजिंग द RFDC वोल्टेज, जो आपने RFDC वोल्टेज शुरू में अप्लाई किया था, एक साथ साइमल्टेनियसली जो आपने अप्लाई किया था, जब उसको आप धीरे धीरे चेंज करके देखोगे तो अगर आपको देखने को मिलेगा ये 2 वोल्टेज जो आपने अप्लाई किए थे, अगर आप इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि और भी आयन यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है, बाय ग्रेजुअली चेंजिंग द RF एंड DC वोल्टेजेस डिफरेंट आयन आर अलाउड टू पास वन आफ्टर अनदर, दिस प्रोड्यूस ए मास स्पेक्ट्रम। मतलब कि वोल्टेज चेंज करते रहना है, वोल्टेज चेंज करते रहोगे तो जो चार्ज पार्टिकल है वो भी निकलता रहेगा, ठीक है। शुरू में आपने साइमल्टेनियसली RFDC दिया था, फिर उसका वोल्टेज चेंज करना है, बस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आपको इसके एडवांटेज दे रखे हैं कि कॉम्पैक्ट है, इनएक्सपेंसिव है, फास्ट स्कैनिंग करता है, गुड सेंसिटिविटी है ना, और इसको आप इजीली कपल कर सकते हैं आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ, आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ। लिमिटेशन क्या है कि इसमें मास रेंज जो है लिमिटेड है, ठीक है, और इसका रिजोल्यूशन जो है मॉडरेट है, अभी के हाई रिजोल्यूशन से इसका जो रिजोल्यूशन है वो मॉडरेट है। एप्लीकेशंस भी दे रखी है कि आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, रूटीन एनालिसिस कर सकते हैं, ड्रग का, पेस्टिसाइड का, पॉल्यूटेंट्स का, विद द हेल्प ऑफ क्वाड पोल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने आपको बोला था ना कि जब वो पॉजिटिव चार्ज निकल के बड़े बड़े मैग्नेट पे आता है और बड़े बड़े मैग्नेट उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, तो जो छोटा चार्ज होता है वो तो यहीं गिर जाता है, जो बड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है वो थोड़ा आगे जाके गिरता है। तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितना टाइम लग रहा है, वो कितना टाइम उस टाइम फ्लाई कर रहा था गिरने से पहले। एप्लीकेशन क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि आप प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, DNA को स्टडी कर सकते हैं, RNA को स्टडी कर सकते हैं, बायोमार्कर डिस्कवरी कर सकते हैं, पॉइजन की स्टडी कर सकते हैं, फोरेंसिक में एक्सप्लोजिव की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वर्क वेरी फास्ट, वेरी सेंसिटिव, तारीफ तारीफ है। उसके बाद मास फ्रेगमेंटेशन एंड इट्स रूल, अब इसको ध्यान से समझना।
इन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। देखो जो भी हमारा गैसियस मॉलिक्यूल था, लेट सपोज, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही थी, तो ये जो भी गैसियस मॉलिक्यूल था, इसका जो भी एटम था, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया था ना, निकलेगा ही सही। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करूंगा तो एटम का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा ही सही। तो यही लिखा है कि मॉलिक्यूल आर बम्बार्डेड विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल को बम्बार्ड कराया था, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया था, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो गया था। कैसा हो गया था बच्चों? अनस्टेबल। ठीक है। और कई बार इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। और आपको मैंने बताया ही था कि फ्रेगमेंट तो एक यूनिक तरीका है, फिंगरप्रिंट वाला एग्जाम्पल देके बताया था मैंने आपको। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब सीधा सा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल पे छोड़ोगे तो उसका आयनाइजेशन होगा, पर कभी कभी उसका फ्रेगमेंट बन जाता है, और फ्रेगमेंट बनने बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर आयन का ही ब्रेकडाउन हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर फ्रेगमेंट बनेगा तो एक यूनिक फिंगरप्रिंट देता है वो। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ऑब्वियसली अगर बड़े मॉलिक्यूल में हम नहीं देख पाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है। तो मतलब कई तरह के बेनिफिट्स हैं। बाकी फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो आपको पता है। अब रूल्स क्या हैं आपको यहाँ पर सिलेबस में दे रखे हैं रूल्स। तो सबसे पहले आपको दे रखा है स्टेबल आयन आर प्रेफर्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। द मॉलिक्यूल ऑलवेज ब्रेक टू गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। जो भी मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा ब्रेक होता है ताकि वो अच्छे से अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सके, जैसे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सेकंड रूल है नाइट्रोजन रूल। इफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक हैज एन ओड नंबर, ऑड नंबर आ रहा है उसमें, ठीक है। ऑड नंबर तो पता ही है ना, 1357 यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो 1357 आ रहा है तो मतलब कि नाइट्रोजन भी उतना ही था। ये इतना सा कहना चाह रहा है कि अगर आपकी पीक्स जो है ऑड आ रही है तो मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन भी उतना ही था, जितना था उतनी तो पीक आएगी। देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, ऑड पीक आएगी 1357, ऑड पीक आएगी। ठीक है। तो पहला तो ये है स्टेबल आयन आर प्रिफर्ड, जैसे सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर। फिर दूसरा है नाइट्रोजन रूल कि भैया अगर आपके पास पीक आ रही है, ऑड आ रही है, तो उसमें मतलब ऑड ही नाइट्रोजन है, जैसे 1357 नाइट्रोजन है तो 1357 ही पीक आएगी। ठीक है। तीसरा है अल्फा क्लीवेज, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी है ना, बॉन्ड नेक्स्ट टू द हेट्रोएटम ब्रेक इजीली। अब ये क्या है? ऑक्सीजन हेट्रोएटम है। हेट्रोएटम कैसे पता लगा? जैसे मान लीजिए कार्बन की लंबी चेन है, कार्बन की लंबी चेन में एक सबसे अलग जो ग्रुप आ गया वो क्या हो गया? हेट्रो, मतलब डिफरेंट, डिफरेंट एटम हो गया, तो ये डिफरेंट एटम है। और इस हेट्रोएटम पास वाले के कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक होके स्टेबल फ्रेगमेंट देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा कार्बन जो है आसानी से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके क्या देगा? एक स्टेबल फ्रेगमेंट देता है। ठीक है। फिर बीटा की बात करें तो बीटा मतलब ये वाला कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, और बीटा भी क्या देगा? एक बढ़िया आपको प्रोडक्ट, मतलब कि एक बढ़िया आपको फ्रेगमेंट बना के देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है वीक बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है नियर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एरोमेटिक रिंग, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। अगर मान लीजिए एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे कोई कार्बन का बॉन्ड है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन बनना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए फिनोल है और फिनोल का ये वाला बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो गया ताकि ये इस तरह से फिनोक्साइड आयन बना ले। ठीक है। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये है रीज़न कि वीक बॉन्ड जो है जल्दी टूट जाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, वीक बॉन्ड जो है जल्दी टूट जाते हैं तो याद रखना है, एग्जाम्पल जो मैंने दिया दे सकते हो, है ना। बीटा और अल्फा का क्लीवेज दिखा देना, बता देना, समझा देना। और जो 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके प्रेफरेंस बता देना, नाइट्रोजन रूल समझा देना। यही रूल से मास फ्रेगमेंटेशन के से ज़्यादा कुछ नहीं है।
उसके बाद मेटास्टेबल आयन क्या होते हैं वो समझो। ए मेटास्टेबल आयन इज एन आयन दैट इज फॉर्म्ड इन द आयन सोर्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे मान लीजिए ये आपका आयनाइजेशन वाला चैम्बर था, यहाँ पर आपका गैस सैंपल था। ये गैस सैंपल जब आगे बढ़ रहा था तो इसका आयनाइजेशन हो रहा था। जैसे मान लीजिए गैस है या फिर लिक्विड सैंपल है, लिक्विड में हमने वाटर लिया था। तो जब हमने वाटर लिया था और उस वाटर को आयनाइजेशन चैम्बर से पास कराया था तो ये H प्लस OH प्लस O प्लस H2O प्लस इन सब में टूटा था। टूटा था कि नहीं टूटा था? टूटा था ना। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। A metastable ion is an ion that is formed in the ion source of the mass spectrometer but break down into fragment। अब आयंस तो बन गए पर आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए जब वो ट्रेवल कर रहे थे डिटेक्टर से पहुंचने तक पहले पहले। अब वापस सुनो, ये आपका आयनाइजेशन चैम्बर, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर बने आयंस बने H प्लस OH प्लस O प्लस H2O प्लस, और ये आयन सारे का जाने वाले हैं डिटेक्टर पे जाने वाले हैं। पर डिटेक्टर पे पहुंचने से पहले ही कुछ आयंस के अगर आपको फ्रेगमेंट्स दिख जाए, फ्रेगमेंट्स बन जाए, क्या बन जाए? फ्रेगमेंट्स बन जाए, तो उसे कहेंगे मेटास्टेबल आयन। मतलब आयन बना तो था डिटेक्टर के पास जाने के लिए पर डिटेक्टर के पास तक वो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही उसने दम तोड़ दिया। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है मेटा स्टेबल, मतलब कि हाफ स्टेबल, क्योंकि ये थोड़ी दूर तक तो गया, डिटेक्टर तक जाते जाते इसने दम तोड़ा। शुरू में दम नहीं तोड़ा, जैसे आयनाइजेशन चैम्बर से निकलते ही इसके फ्रेगमेंट नहीं बने, आगे जाके एक्सीलरेटर प्लेट आई, आगे जाके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आई, तब जाके इसने दम तोड़ा, तब जाके इसका जो है मेटा स्टेबल फॉर्म बना, हाफ स्टेबल फॉर्म बना, तब जाके ये टूटा, फ्रेगमेंट बना इसका। ठीक है, कहां पर बनता है इसका फ्रेगमेंट? एक्सेलरेशन के टाइम बनता है इसका फ्रेगमेंट। तो डिटेक्टर पहुंचने से पहले पहले ही इसका फ्रेगमेंट बन जाता है। सब लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइसोटोपिक पीक समझिए। आइसोटोपिक पीक आर द एक्स्ट्रा पीक दैट अपीयर इन मास स्पेक्ट्रम ड्यू टू नेचुरल प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। अब अगर आइसोटोप बने हैं, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबके सेम है, एटॉमिक मास सबके डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पर पीक्स बनेगी तो हो सकता है वो पीक ओवरलैप कर ले, हो सकता है वो पीक डिस्टर्ब करे, क्योंकि जो नॉर्मल पीक बननी थी उससे एक्स्ट्रा पीक बन रही है। ठीक है, और ऑब्वियसली सभी के आइसोटोप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का भी आइसोटोप होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आइसोटोपिक पीक ऐसी एक्स्ट्रा पीक होती है जो कि बनती है मास स्पेक्ट्रम में नेचुरल प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। मतलब आइसोटोप की प्रेजेंस है तो एक एक्स्ट्रा पीक बन जाती है, और उस एक्स्ट्रा पीक को कह दिया आइसोटोपिक पीक। तो आइसोटोप की जो भी एक्स्ट्रा पिक्स वापस बोल देता हूं, ये वाली पीक बेटा, ये वाली पीक, पिक्चर वाली पीक नहीं, आइसोटोप की प्रेजेंस में मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो एक्स्ट्रा पीक बनती है उसे कहते हैं आइसोटोपिक पीक। ठीक है, दिस इज अ एडिशनल पीक अलोंग विद द मेन पीक, दिस इज अ एक्स्ट्रा पीक। आप बोल लो एडिशनल, आप बोल लो एक्स्ट्रा, ये सब। आइसोटोपिक पीक का इतना सा मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा पीक बन रही है आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उस एक्स्ट्रा पीक को, उस एडिशनल पीक को, आपके ग्राफ में जो एडिशनल पीक बन रही है, एक्स्ट्रा पीक बन रही है, उसे कहते हैं आइसोटोपिक पीक। आइसोटोप का एग्जांपल देके समझा देना, 2 नंबर में आता है, ज्यादा नहीं पूछते इससे। फिर इसकी एप्लीकेशंस आपको दे रखी है कि आपको ये मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन में काम आता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम आता है, मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन में काम आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डिटर्मिनेशन में काम आता है, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से आप स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकते हैं, पेप्टाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंस आप पता लगा सकते हैं। ठीक, और का काम आता है यूज फॉर एनालाइजिंग न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के एनालाइज में काम आता है। और आप डिटेक्ट कर सकते हैं कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है क्या, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है क्या, तो जीन का म्यूटेशन चेक कर सकते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का चेक कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को चेक कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी में काम आता है, ड्रग डेवलपमेंट में काम आता है, क्वालिटी चेक करना हो, प्योरिटी चेक करना हो तो काम आता है, अर्ली डायग्नोस करना हो डिजीज का तो काम आता है, एबनॉर्मल प्रोटीन अगर बन रहे हैं ब्लड में, यूरिन में, उसको डिटेक्ट करना है तो काम आता है, बहुत काम है। फिर डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग,
पॉइजन, एक्सप्लोजिव, टॉक्सिन इन सैंपल। मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, उसमें आप टॉक्सिन का पता कर सकते हैं, एक्सप्लोजिव का पता कर सकते हैं, पॉइजन का पता कर सकते हैं, ड्रग्स का पता कर सकते हैं। आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ले सकते हैं। आप एनवायरमेंटल एनालिसिस में, जैसे आपको पॉल्यूटेंट का पता करना, पेस्टिसाइड का पता करना, हर्बिसाइड का पता करना, एयर में, वाटर में, सॉइल में कितना कॉन्टामिनेंट है, कितना खराब है वो, कितनी गंदगी है, एयर में कंटामिनेशन का पता करना, वाटर में कंटामिनेशन का पता करना, सॉइल में कंटामिनेशन का पता करना, तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। फिर फूड सेफ्टी कैसे करेंगे? आप कंटामिनेंट का पता कर लो, एडल्ट्रेंट्स का पता कर लो, टॉक्सिन का पता कर लो। मान लीजिए फूड है, इस फूड में आपको पता करना है कि कितना कंटामिनेंट है, कितना एडल्ट्रेंट मतलब कितनी मिलावट है, कितना टॉक्सिक मतलब कि कितना टॉक्सिन केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फूड की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ तक कि पेट्रोलियम में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, आइसोटॉप की स्टडी में, सभी में क्या काम आता है? आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान रखना, आइसोटॉप की स्टडी में, पेट्रोलियम में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, यहाँ तक कि आपके फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, फोरेंसिक साइंस में, क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन में, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में, डीएनए आरएनए की स्टडी मतलब कि जीनोमिक्स में, साथ ही साथ प्रोटियोमिक्स प्रोटीन की स्टडी में, और अननोन कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले हमने देखा आइसोटोपिक पीक्स जो इसमें बनती है, कैसे बनती है? एक्स्ट्रा पीक होती है, एडिशनल पीक होती है, आइसोटोप्स की वजह से बनती है। ठीक है, उससे पहले हमने मेटास्टेबल आयन देखा, ऐसा आयन जो कि आयनाइजेशन चैम्बर में बन तो गया पर वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचा, एक्सेलेरेटर तक पहुंचते पहुंचते, एक्सेलेरेटर को क्रॉस करते करते वो जो है फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए उसको हाफ स्टेबल और मेटास्टेबल बोला गया, क्योंकि वो बना पर वहां तक पहुंचा नहीं। फिर नेक्स्ट आपको ये रूल्स मैंने बताए हैं, जो मास फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, है ना, स्टेबिलिटी रूल्स मैंने आपको बताए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में मैंने आपको समझाया है। व्हाइट पोल हमने देखा है कि 4 तरह की रोड्स लगी हुई है। फिर हमने ये सारी आयनाइजेशन के तरीके देखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन, एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन, APPI मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनाइजेशन, फोटो मतलब लाइट हो गया, ठीक है, फोटोन पार्टिकल, लाइट पार्टिकल। फिर इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन हमने देखा, उससे पहले हमने मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन हमने देखा, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हमने देखा, फील्ड आयनाइजेशन हमने देखा, केमिकल आयनाइजेशन हमने देखा, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन हमने देखा। ठीक है, ये सारे तरह के आयनाइजेशन देखे। और ये सारे तरह के आयनाइजेशन क्यों पढ़ने पड़े? क्योंकि अगर सैंपल अलग है तो उसके लिए आयनाइजेशन टेक्निक भी अलग अलग यूज होती है। ये ग्राफ वगैरह हमने समझा। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। तो जाइए, वेबसाइट विजिट कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। इस नोट्स में आपको सभी चीज दे रखी है, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, डायग्राम, है ना, प्रिंसिपल, फंक्शन, सब कुछ है आपके पास। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, एक आइडिया आपको लग गया, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, इतनी मेरी गारंटी। बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।